आज हम लोग 19/9/2022 के तृतीय पाली साइंस के प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और पहले ये बताइए, नवीकरणीय अनवीकरणीय बता दिए हैं कि नहीं आप लोगों को। अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे कि कोयला का उपयोग जब एक बार आप कर लेते हैं आग जला करके, क्या उसका उपयोग फिर दोबारा कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, जंगल को आप कितना भी उपयोग कीजिएगा ये खत्म होगा? नहीं। जल नहीं, हवा नहीं, ये सब खत्म नहीं होगा। इसलिए जल, हवा और जंगल ये सब अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, यानी कि नवीकरणीय है। वहीं अगर बात करें हम कोयला की, तो कोयला आपको अनवीकरणीय स्रोत है। बात समझ में आई यहाँ तक? अगला है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय और अधिक सक्रिय की बात हो रही है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? आरबी। और आरबी का मतलब क्या होता है? रूबिडियम। क्या होता है? रूबिडियम। आरबी का मतलब क्या होता है? रूबिडियम होता है। बात समझ में आया? आरबी का मतलब क्या होता है? रूबिडियम। तो सबसे सक्रिय धातु जो है वो आपको रूबिडियम है। बात को समझ में आ रहा है? और इसके बाद यहाँ पर देखिए Li है। Li से क्या होता है? लिथियम होता है। Na से क्या होता है? सोडियम। और K से क्या होता है? पोटेशियम। Rb से क्या होता है? रूबिडियम होता है। तो बताइए सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? देखिए, जो सबसे अधिक सक्रिय होगा, मतलब सक्रिय का मतलब क्या होता है? सक्रिय का मतलब जो तुरंत जो है ना रिएक्शन कर जाए। तो यही है, मान के चले कि हम इनको कुछ कहे नहीं और ये तुरंत अगर रोने लगे तो इसका मतलब सबसे अधिक सक्रिय है। तो इसलिए सबसे अधिक सक्रिय जो हो जाएगा, रोने लगेगी ना, इसलिए रूबिडियम। बात समझ में आया? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? रूबिडियम है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? अगला है कि रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध प्रक्रिया के कारण आता है। सुन लीजिए ध्यान से। जब भोज बन रहा होता है आपके अगल बगल में, उसका स्वाद, आप उससे दूर रहते हैं फिर भी उसका स्वाद आपके पास आ जाता है। किस क्रिया के द्वारा? तो विसरण क्रिया के द्वारा। और आप क्या करते हैं, जैसे ही आप स्वाद को सूंघते हैं तो आप कहते हैं कि कहीं भोज बन रहा है। अब अगर अपने खाना में कैसा भी अच्छा खाना बन रहा है, उस सब को बिसर जाते हैं और कहते हैं कि क्या बन रहा है? भोज बन रहा है, कहीं अच्छा खाना बन रहा है। ये हम लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं? यानी कि बिसर जाते हैं। इसलिए याद रखिए कि जब अगर घर में, मान के चलिए घर में अभी अगरबत्ती जल रही है, वो अगरबत्ती का सुगंध आपको नाक तक पहुंच जाता है। किस क्रिया के द्वारा? विसरण के द्वारा। कोई गैस छोड़ता है, उसका बदबू आपके नाक तक आ जाता है। कौन क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। भोज बनता है, रसोई घर से जो आपको खाना का स्वाद आता है, किस क्रिया के द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो याद रखिएगा, रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध जो आता है वो किस प्रक्रिया के कारण से? विसरण की प्रक्रिया के कारण से। अगला प्रश्न है कीटनाशक। कीटनाशक का मतलब बताइए। जैसे कि कीड़ा मकोड़ा को मारने वाला जो दवा है उसको क्या बुलाता है? कीटनाशक। ठीक है, तो कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? तो देखिए, कीटनाशक जो है तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। समझ लीजिए, क्वेश्चन याद ही हो जाएगा। कीट मारने वाला जो दवा होता है, जैसे आप सीम पर या फिर बैगन पर या किसी भी सब्जी के या किसी पेड़ पौधा पर आप क्या करते हैं? दवा देते हैं। तो जैसे ही कीटनाशक दवा देते हैं तो आप देखिएगा कि वो कीड़ा मकोड़ा अपने आप चित हो जाता है। चित हो जाता है। क्यों चित होता है? क्योंकि उसके पास जो होता है, उसके अंदर में जो तंत्रिका तंत्र होता है, वही तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है। वो दवा को सूंघते ही वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो है वो कीड़ा मर जाता है और पेड़ पौधा आपका कीड़ा से बच जाता है, सुरक्षित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो बताइए, कीटनाशक जो है आपको आमतौर पर किस प्रकार करते हैं? मतलब आप जो कीटनाशक दवाई का यूज करते हैं ना, तो कहता है कि यह प्रभाव किस पर पड़ता है? तंत्रिका। जैसे कि मान के चलो अभी तुमको सर दर्द होगा, तो जैसे दवाई खाओगे तब तुमको कौन सा अंग ठीक होगा? सर दर्द ठीक होगा ना। तो कौन सा प्रभावित हुआ? शरीर, मतलब माथा का दर्द ठीक हुआ। वही कहता है कीटनाशक दवाई जो यूज करते हैं तो शरीर, मतलब कि पौधा का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप समझ में आया? तो कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? तंत्रिका तंत्र पर। अब यहाँ पर आपको एक बात और बताते हैं। ये खास तौर पर आपको हम पौधा के बारे में प्रयोग करके आपको बताए, मौखिक बताए, प्रयोग करके नहीं बताए, मतलब मौखिक प्रयोग किए। तो कीटनाशक का प्रयोग हम लोग करते हैं। कीटनाशक का प्रयोग जो करते हैं तो मतलब बताए कि कीड़ा मकोड़ा का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में वास्तविकता ये है कि यदि कोई व्यक्ति कीटनाशक यानी कि कीड़ा को मारने वाला दवा पी लेता है, अब समझ में आया मेरा बात की नहीं? जी। पेड़ पौधा में डालने वाला कोई दवा पी लेता है तो इससे उसके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
और आपको पता है 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि तंत्रिका तंत्र जो है एक ऐसी इकाई है जहाँ से आपको शरीर के पूरे नस का जो है ना कनेक्शन वहाँ पर आता है। नहीं समझ में आया? पूरे शरीर का कनेक्शन कहाँ पर होता है? तंत्रिका तंत्र में। तो जब तंत्रिका तंत्र में जो कनेक्शन होगा और जब तंत्रिका तंत्र को ही वो प्रभावित कर देता है तो कनेक्शन जितना है तार जुड़ा हुआ वो तार सब क्या होगा? काम करेगा नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो आदमी मर गया, खत्म हो गया। कुछ समझ में यहाँ तक आया कि नहीं समझ में आया? एक बार पुनः बताते हैं। MCB के बारे में जानते हैं आप लोग? MCB सबके घर में लगा होगा। वो स्विच। हाँ बिल्कुल, लाइट में लगी हुई होती है MCB। वो अपने आप जो जैसे क्षतिग्रस्त कहीं होता है शॉर्ट सर्किट, अपने आप नीचे गिर जाता है। तो जैसे नीचे गिरता था सब हर जगह का बिजली कट गया। वही बात है, कीटनाशक दवा ऐसा खराब चीज़ है शरीर के लिए कि वो आप जैसे ही पीजिएगा वो आपके तंत्रिका तंत्र को ही क्या करता है? क्षतिग्रस्त करता है। जब तंत्रिका तंत्र ही आपका क्षतिग्रस्त हो गया तो आपको हम सुइया भी भोंकेंगे ना, गर्दन काट देंगे ना, फिर भी पता नहीं चलेगा। इसका मतलब आप मरिए गए ना। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए कीटनाशक आमतौर पर किस पर काम करते हैं? तंत्रिका तंत्र पर। किस पर को यहाँ पर करके किस के बाद अंग लगा दीजिए। किस के बाद क्या लगा दीजिएगा? अंग लगा दीजिए। तो बताइए कीटनाशक आमतौर पर किस पर काम करते हैं? तंत्रिका तंत्रिका तंत्र पर काम करते हैं। आगे है नियत ताप पर। नियत ताप है, देखिए ताप कैसा है? नियत है, एक निश्चित गहराई में। गहराई क्या है? समान है। तो किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा? बताइए क्यों अधिक होगा? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए है ना इसका दाब भी जो है सो क्या होगा? अधिक होगा। और ये प्रश्न रिपीटेशन है। अगला प्रश्न है यौगिक जिसका अनुसूत्र समान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। यौगिक जिसका अनुसूत्र क्या है? समान। देखिए अनुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है? अलग अलग है। तो याद कर लीजिए, बोलिए 2-4 बार। यौगिक समान है और देखिए अनुसूत्र उसका समान है और रचना उसका क्या है? अलग है। तो रचना अलग है और अनुसूत्र समान है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? समायोगी कहेंगे। ये परिभाषा है, खूब बढ़िया तरीका से इसको याद कीजिएगा, साथ में ये रिपीटेशन भी है। तो बताइए इसको मौखिक बोलिए तो जरा। समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए 92 नंबर प्रश्न भी आपको क्या है? रिपीटेशन है। राइबोसोम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए आपको जो है सो ये जाना जाता है। और इसलिए प्रोटीन संश्लेषण का स्थल किसको कहा जाता है? आगे है कि कृमि। कृमि का मतलब चाली। कृमि खाद मतलब चाली के द्वारा जो खाद बनता है उसको कृमि खाद कहेंगे और अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। तो कृमि खाद बनाने के लिए निम्न में से किस कृमि यानी कि किस कीड़ा का उपयोग किया जाता है? बताइए। केचुआ का, ये तो आपको पता ही है। और इसीलिए किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को। बताएंगे आप लोग बताएंगे कि बैरिसेला वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो वेरिसेला वायरस जो है इससे कौन सी बीमारी होती है? चिकन पॉक्स होता है। ट्रिक क्या बताए? वेरिसेला, सेला में सेल लगा है और सेल सबसे ज्यादा क्या होता है? तो मुर्गी होता है, क्योंकि चिकन लोग ज्यादा खाता है, पसंद करता है, इसलिए चिकन यानी कि मुर्गी ज्यादा सेल होता है। इसलिए बताइए वेरिसेला वायरस से क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। अगला प्रश्न है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बताइए। बताए थे ठीक ना? क्या ट्रिक था? अब चलिए ये भी प्रश्न रिपीटेशन है। चलिए अगला है व्हिटकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत के अंतर्गत। व्हिटकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत के अंतर्गत है कि नहीं? कौन सा बातें हैं बताइए। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, व्हिटकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत के अंतर्गत है। तो इसमें कौन कौन सा है? प्लांटी और एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंजाई। इसको याद करना पड़ेगा कि व्हिटकर के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया वर्गीकरण जगत है ना, किंगडम जो है, किंगडम का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण जगत। किंगडम का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण जगत होगा। तो व्हिटकर के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया आपको वर्गीकरण जगत, उसके अंतर्गत क्या सब है बताइए? प्लांटी और एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंजाई। बोलिए क्या सब है? एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो बताएंगे कि व्हिटकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत के अंतर्गत कौन सा बातें हैं? प्लांटी और एनिमेलिया है। दूसरा क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या है? फंजाई है। बात समझ में आया? तो बताइए व्हिटकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत के अंतर्गत कौन सा आता है? प्लांटी और एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा और एक फंजाई।
अगला है हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? याद रखिए, हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 0। वैसे भी हीलियम एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस किस समूह के है? 0 समूह के। ठीक है, तो हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी हवा जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूत्र बताइए। CO2 है, जब किसी वस्तु को हवा के ऊपर की ओर फेंका जाता है, बताए थे कल हम, जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु के द्वारा तय पथ कैसा होता है? बताए थे, जब वस्तु को हम फेंकेंगे तो ऐसे ऐसे फेंकेंगे और ऐसे गिरता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? परवलयाकार। ठीक है, नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिए कि परवल को तोड़ेंगे तो ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो देखिए इसलिए जैसे ऊपर किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो गिरेगा, तो उसको क्या कहते हैं? परवलयाकार। जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु द्वारा तय किए गए पथ को क्या कहते हैं? परवलयाकार आकार। क्या कहते हैं? अब अगला है एड्स। एड्स बीमारी के बारे में कौन नहीं जानता? बताइए, एड्स बीमारी को जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण? एलिसा परीक्षण। कौन सा परीक्षण? और एड्स एक घातक बीमारी है। घातक का मतलब डेंजरस होता है। ठीक है, तो एड्स के द्वारा, एड्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। एक को कट कर दीजिएगा। एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। बताइए, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक। चांदी। तो एक प्रश्न पूछे आपसे, तो बताइए उष्मा का सबसे अच्छा चालक। शीशा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। चांदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिल्वर। क्या कहते हैं? सिल्वर। बताइए, कल बताए थे शक्ति किसका मात्रक है? देखो, शक्ति किसी का मात्रक नहीं है, हम गलत बोलते थे, आप लोग भी गलत बोलते थे। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक। अच्छा, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। पास्कल दबाव का। किसका? दबाव का। अगला है लोहे पर जंग लग जाने पर, जब लोहा में जंग लग जाता है तो लग जाने पर कौन सा यौगिक का निर्माण होता है? बताइए। Fe2O3 इंटू H2O। बोलिएगा, Fe2O3 इंटू H2O। फिर से बोलिए, Fe2O3 इंटू H2O। फिर से बोलिए, Fe2O3 इंटू H2O। Fe2O3 इंटू H2O। बोलिएगा। तो लोहे पर जंग लगने पर कौन सा यौगिक बनता है? पहले Fe2 फिर O3 इंटू H2O। फिर से बोलिए, Fe2O3 इंटू H2O। बात समझ गए? तो लोहे पर जंग लग जाने पर कौन सा यौगिक बनता है? Fe2O3 इंटू H2O। फिर से बोलो, Fe2O3 और इंटू H2O। ये आपको लोहे पर जंग लगने पर ये आपको यौगिक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आज का जो सेकंड लास्ट प्रश्न है इसको देखिए, कौन सा संबंध आपको सत्य कह रहा है? तो भी बराबर, ये प्रश्न याद रखिएगा। और इसमें एक बात आपको सिखा देते हैं, याद रखिए। अगर एक याद रखिएगा 3 प्रश्न बनेगा। भी बराबर, देखिए खुशबू जी, भी बराबर IR है। अगर I निकालेंगे तो I उधर रह जाएगा, तो जिसमें से निकलता है वो नीचे जाता है, तो भी ऊपर जाएगा तो R नीचे आएगा। अगर R निकालेंगे तो इसका क्या होगा? बताइए। तो भी बता R निकालेंगे तो भी ऊपर I नीचे जाएगा। तो यहाँ से कितना फार्मूला बना, याद रखिएगा। 3 को फार्मूला। 3। ठीक है, आप कर लीजिएगा ना। तो याद रखिएगा कि भी बराबर I इंटू R, मतलब गुना का चिन्ह है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। तो देखिए, प्लेटी हेल्मिन्थेस में नहीं पाया जाता है, जबकि ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन कहाँ पर पाया जाता है? एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। बताइए। चलिए, तो बताइए, ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन कहाँ पर पाया जाता है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। फिर से बोलिए, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। बात समझ गए? तो ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन कहाँ पर पाया जाता है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में चाहते हैं अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, जिसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा।